Assalamu alaikum. Welcome back to your operating system lab series. Dear, हम last time हम scheduling को डिस्कस कर रहे थे. Now we will continue our scheduling. Scheduling के कुछ scheduling criterias and why we need for scheduling कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा था. लेकिन चूंकि it's a big gap between our classes, then I will decided कि हम एक दफ़ा scheduling को दोबारा से go through कर लेते हैं. तो ये स्लाइड्स कुछ मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं कि जिससे आप लोगों को अपने कोर्स आउटलाइन ट्रेस करना आसान हो जाएगी. ये बेसिकली मैंने नहीं बनाई, ये डेफिनेटली डाउनलोड की हुई हैं. तो इससे ये होगा कि आप लोगों को अपने कोर्स आउटलाइन पे चलना और कोर्स आउटलाइन को ट्रेस करना ज़रा आसान हो जाएगा. बेसिकली हमारा टास्क प्रोसेस स्केजुलिंग को थ्योरेटिकली पढ़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि एज पर माई कोर्स रिक्वायरमेंट तो हमने इसको उस हद तक जो है वो इसको रीड करना है. हमने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है कि स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. तो हम बेसिकली C++ को यूज़ करेंगे जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि C++ इज़ अ कंफर्टेबल जोन फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज जावा या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप किसी ऑनलाइन सेमेस्टर या इस तरीके से पढ़ के आए होंगे तो इज इट पॉसिबल कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो. तो इसलिए आई विल डिसाइडेड कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूजिंग C++ होगी. लैब्स के अंदर हम एक लैब के अंदर हम एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम को रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी आपको कंप्लीट समझाई जाएगी. देन ये पीपल आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग उस कोड की प्रैक्टिस करेंगे और उसको आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस कोड को किस तरीके से चेंज करें. तो आई होप कि यू पीपल आर एबल टू डू दैट. स्टार्ट करते हैं जी कि सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि नीड फॉर स्केजुलिंग, कि स्केजुलिंग की हमें ज़रूरत ही क्या है. देखें, इन द ओल्ड डेज कंप्यूटिंग सिनेरियो और फार्मूला ये था हमारे पास कि हमारे पास कंप्यूटर था सिंगल यूज़र. ठीक है जी, सिंगल यूज़र कंप्यूटर. खैर वो तो अब भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सिंगल जॉब के ऐसे कंप्यूटर थे इन प्रीवियस टाइम, अर्लीस्ट टाइम, कि जब वो क्या करते थे, एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते थे और दूसरे प्रोसेस सबके सब वेट करते थे. मींस के उस दौर के जो सीपीयूज थे वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखते थे, या उन उस आर्किटेक्चर के अंदर, उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल जॉब्स को एट द सेम टाइम क्या कर सके, मेंटेन कर सके. लेकिन नाउडेज अगर हम आजकल के दिन की बात करें तो आजकल बहुत सारे मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं. ठीक है, जिसमें आपके सीपीयूज आपको पता है कि अब कितने फास्ट हो चुके हैं, गोज टू द 10th और 11th जनरेशन तक बात जा चुकी है. ठीक है ना जी. तो इस सूरत हाल में फिर आपके सीपीयूज क्या हैं, इज मोर पावरफुल. बेसिकली स्केजुलिंग की ज़रूरत इस तरीके से पेश आई कि जो डिज़ाइनर्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन्होंने कहा कि भाई बात सुनो, नंबर ऑफ आपके जो सीपीयूज हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि इस कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो हमारे पास सीपीयू होता है. सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स सीपीयू है. तो हम इसको देखते हैं कि भाई इसकी, उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्पीड अप कैसे किया जाए, कि एक कंप्यूटर है, एक वक्त में एक प्रोसेस को यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इज लेड डाउन. अब ये वाला जो प्रोसेस है जो एक टाइम में एक सीपीयू को यूज कर रहा है, अब उन्होंने इमेजिन किया कि भाई ये प्रोसेस जो है ये फुल टाइम सीपीयू को तो यूज ही नहीं करता, ये सिस्टम में आता है, इसे सीपीयू असाइन होता है, उसके बाद इसे कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ये इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ चला जाता है. ठीक है, और जितनी देर ये आईओ यूज करता है उतनी देर तक सीपीयू फ्री बैठा रहता है, सीपीयू कुछ भी नहीं करता, सीपीयू बिकम्स आइडल. यानी कि सीपीयू की जितनी कैपेसिटी है, सीपीयू की जितनी कैपेबिलिटी है, उतना वो यूज ही नहीं हो रहा. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो ले डाउन जा रही है. ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी क्या है जी, ले डाउन, डाउन हो रही है.
तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हमारा सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखता हो, कि जब ये वाले प्रोसेस यानी कि जब करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जिसको सीपीयू असाइन है, अगर उसको सीपीयू की जरूरत नहीं है तो भाई उससे सीपीयू वापस ले लो और उतनी देर तक सीपीयू किसी और प्रोसेस को तो दो ताकि वो भी एग्जीक्यूट हो। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग पैरेलल प्रोसेसिंग के एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम के अंदर क्या हो, एग्जीक्यूट हो। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया या स्केड्यूलिंग को लॉन्च किया गया। द कंसेप्ट ऑफ स्केड्यूलिंग इज अराइव। यहाँ पे देखें, प्रोसेस स्केड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो उसने वही बात की है कि स्केड्यूलिंग किस सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में। ऐसा आर्किटेक्चर जहां पे क्या है, हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स हो रही है, मल्टी प्रोग्राम यानी कि मल्टी प्रोसेसेस एक सेम टाइम में सीपीयू को अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे स्केड्यूलिंग हमारे पास जरूरी है कि हम उन प्रोसेसेस को किसी अब इसमें जब उन्होंने सोचा, यानी कि जो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि जब डिजाइनर्स ने सोचा कि सीपीयू हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट द सेम टाइम इसको अप्रोच करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म। अब प्रॉब्लम ये था कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस को अप्रोच तो करवा दें, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि रैंडमली हर प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू को अप्रोच करे, सीपीयू को लीव करे, सीपीयू को होल्ड करे। तो प्रोसेसेस के रहमो करम पे भी सीपीयू को नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्व होना, कंट्रोल कंपोनेंट का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने कुछ टूल्स बनाए जिसने स्केड्यूलिंग को पॉसिबल बनाया। स्केड्यूलिंग तो हाल उन्होंने सोच लिया था कि भाई सीपीयू के ऊपर अगर मल्टी प्रोग्रामिंग करवानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, स्केड्यूलिंग। लेकिन स्केड्यूलिंग के लिए कुछ टूल्स उन लोगों ने फिर डिजाइन किए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके कुछ नाम अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्केड्यूलर, जो क्या करता है, एक्चुअली स्केड्यूलिंग को डन करवाता है। ठीक है। सेकंड ऑफ द अनदर पार्ट इज डिस्पैचर। ओके। एंड अनदर कंसेप्ट कम विद स्केड्यूलिंग इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये तीन चीजें हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज, सॉरी क्राइटेरियाज तो नहीं कह सकते, ये तीन चीजें हमारे पास स्केड्यूलिंग टूल्स हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें हमारे पास नीड ऑफ स्केड्यूलिंग के साथ जब स्केड्यूलिंग की नीड आई तो उन्होंने कहा कि स्केड्यूलिंग तो हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि रैंडमली और बेतरतीबली आप स्केड्यूलिंग को मेड करवा पाए। उन्होंने कहा कि आपको किसी ऑर्गेनाइज मैनर में करवानी है, तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स को आपके पास आपको दिया ताकि आप उसको यूज करके वेल ऑर्गेनाइज मैनेज यानी के तरीके से जो है अपनी स्केड्यूलिंग को परफॉर्म कर सकें। आगे देखते हैं जी। वो कहता है कि अलाउ such operating system allow more than one process to be loaded into executable memory at a time, and loaded process share the CPU using time multiplexing। वो कहता है कि जब मल्टीपल प्रोसेस रैम में लोड हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि रैम में लोड हो जाओ, तो फिर वो प्रोसेस क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसको, सीपीयू को। ठीक है, कि एक रिसोर्स है उसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक खास मैकेनिज्म के तहत, एक खास टेक्निक के तहत, एक खास एल्गोरिदम के तहत किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है या उससे डी एलोकेट करता है। ठीक हो गया। टिपिकल प्रोसेस, अच्छा इसमें दो चीजें होती हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज है हमारे पास आईओ बस्ट, आईओ टाइम या आईओ बस्ट, सीपीयू टाइम या सीपीयू बस्ट। बेसिकली इसमें सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है, नीचे भी वैसे लिखा हुआ है, कि वो टाइम प्रोसेस का जितनी देर तक प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को यूज किया उसको हम कहते हैं कि वो आईओ बस्ट है। और वो टाइम जितनी देर तक एग्जैक्टली सीपीयू ने अपना प्रोसेस ने सीपीयू को यूज किया उस टाइम को हम क्या कहते हैं जी, उस टाइम को हम सीपीयू बस्ट या सीपीयू टाइम कहते हैं। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीपीयू आईओ बस्ट साइकिल। अब वो आपको ये समझा रहा है कि आईओ बस्ट जिसकी हमने बात की है, इनपुट
आउटपुट बस्ट उस क्या है और उसका यानी कि आर्किटेक्चर क्या है वो आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, मैं कह रहा है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगन विद अ सीपीयू बस्ट। डेफिनेट बात है जी कि प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सीपीयू की। ये बात हम 100 ऑफ टाइम्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले जिस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड सीपीयू। क्योंकि प्रोसेस आपका कहाँ पे बड़ा होता है, रैम के अंदर, रेडी क्यू के अंदर आपका प्रोसेस रिजाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब रैम से उठा के इसे सीपीयू के पास लाया जाता है। लेकिन मैं ये लफ्ज कह रहा हूँ लाया जाता है, लेकिन इसको सही तरीके से हम ऐसे बोलेंगे कि रैम में पड़े हुए प्रोसेस को सीपीयू क्या किया जाता है जी, एलोकेट किया जाता है या डी एलोकेट किया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दिस इज फॉलोड बाय एन आईओ बर्स्ट विच इज फॉलोड बाय अनदर सीपीयू बर्स्ट देन अनदर आईओ बर्स्ट एंड सो ऑन, इवेंचुअली द फाइनल सीपीयू बर्स्ट एंड विद द सिस्टम। यहाँ पे कहने की कोशिश वो ये कर रहा है कि एक प्रोसेस है P1, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन में उसकी लाइफ टाइम में दो किस्म के इवेंट्स अक्कर होते हैं। या तो वो प्रोसेस किसी आईओ बस्ट को यूज कर रहा होता है, ठीक है, या वो प्रोसेस किसी सीपीयू बस्ट को यूज कर रहा होता है, फिर या वो किसी आईओ बस्ट को, फिर किसी सीपीयू बस्ट को, फिर या वो किसी आईओ बस्ट को, फिर सीपीयू बस्ट को। ठीक है, हम इसके स्टार्ट में भी सीपीयू बस्ट बना लेते हैं जी, लें जी। ठीक है, अब वो बात समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि प्रोसेस की जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तब भी सीपीयू बस से होती है, और जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन एंड होती है तब भी सीपीयू बस से होती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल ही सीपीयू करता है। सबसे पहले प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, देन प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, देन वो डिफरेंट रिसोर्सेज के दरमियान यानी कि मूव करता है और अपने लाइफ साइकिल में डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। और एट द एंड प्रोसेस की टर्मिनेशन भी कहाँ से होती है, सीपीयू से होती है। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि ये सीपीयू बस से शुरू होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन और सीपीयू बस पे ही एंड होता है। यही बात वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये उसने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया जी। ठीक है, ये उसने इस चीज को सीपीयू बस्ट का है, इस चीज को आईओ बस्ट का है कि प्रोसेस अपने लाइफ साइकिल में डिफरेंट सीपीयू और आईओ बस्ट को यूज करता है और उसको बाद वो क्या होता है अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। एन आईओ बाउंड प्रोग्राम टिपिकली हैज मैनी शॉर्ट सीपीयू बस्ट। ठीक है जी, आईओ बस्ट क्या कहता है कि टिपिकली हैज मैनी शॉर्ट सीपीयू बस्ट। वो कहता है कि जो हमारे पास आईओ बस्ट होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, ए सीपीयू बाउंड प्रोग्राम में हैव अ फ्यू लॉन्ग सीपीयू बस्ट। ठीक है जी, लेकिन जो सीपीयू टाइम होता है वो हमारा कुछ से ज्यादा, यानी कि ज्यादातर प्रोसेस किसके पास रहता है, सीपीयू बस्ट के पास। मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, सीपीयू स्केड्यूलर। जैसे हमने बात की कि कुछ यानी कि हिस्से हैं, कुछ पार्ट हैं जिनकी मदद से हम स्केड्यूलिंग को मेकओवर करते हैं। स्केड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने लॉन्च कर लिया, वो तो हमें पता ही पता है कि स्केड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्केड्यूलिंग किन कंपोनेंट्स की मदद से, किन कंपोनेंट की बेस से हम पॉसिबल बना सकते हैं उनको कहते हैं जी सीपीयू स्केड्यूलर्स। ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलर्स वैसे तीन स्केड्यूलर्स मेन इसकी ना, ये देखें, ये सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस क्यू। ये क्यू कहाँ पे है, ये इस वक्त आपकी रैम है। यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कि इस वक्त ये क्यू आपकी किस में है जी, इस वक्त ये क्यू आपकी रैम में है। ठीक है, अब रैम से भी प्रोसेसेस को उठाने के लिए हम स्केड्यूलर को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ स्केड्यूलर नहीं, यहाँ सीपीयू स्केड्यूलर आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्पैचर होता है, ये भी एक कंपोनेंट है जो शेड्यूलिंग करवाता है, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। इसका काम क्या है ये हम अभी देख लेते हैं, देन वो प्रोसेस सीपीयू तक पहुंच जाता है। अच्छा, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम बेसिकली थोड़ी सी अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि स्केड्यूलर क्या है, स्केड्यूलर एक जर्नल टर्म है। ठीक है जी, स्केड्यूलर या शेड्यूलर जो भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, स्केड्यूलर एक जनरल टर्म है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज लॉन्ग, सेकंड टाइप इज शॉर्ट, ओके, एंड थर्ड टाइप इज मीडियम। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को हम सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं। ओके,
ये कुछ स्केड्यूलर्स, ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली। स्केड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी डन स्केड्यूलिंग सक्सेसफुली। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो मेन बेसिक कंपोनेंट है जिसके जरिए से हमारे पास क्या है, स्केड्यूलिंग हम अचीव करते हैं। अब होता कुछ यूं है, कहानी इसकी अगर हम देखें तो कहानी कुछ यूं है कि आपके पास होती है हार्ड डिस्क एसएसडी एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन होती है आपके पास रैम, ओके। देन होती है आपके पास सीपीयू। अब हम देखते हैं स्केड्यूलिंग आर्किटेक्चर को कि ये कैसे पॉसिबल कैसे होता है। यहाँ पे अब देखिए हार्ड डिस्क में आपके पास प्रोसेस P1 पड़ा हुआ है। जैसे ही आप प्रोसेस जनरेट करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर एक क्यू होती है जिसे हम कहते हैं जॉब क्यू। ओके हो गया जी। ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सिलेबस में शामिल हैं, थ्योरी भी सिलेबस में शामिल है, प्रैक्टिकल भी सिलेबस में शामिल है। क्योंकि अब यानी कि हम इस तरीके के हालात से गुजर रहे हैं कि हम फुली प्रैक्टिकल पे मूव अगर करेंगे तो इज पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल के पीछे अगर थ्योरी हम अच्छे तरीके से पढ़ लें, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन जो चीज पढ़ लें उसे सीख लें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हार्ड डिस्क में होती है जी जॉब क्यू। देन अगर आप रैम की बात करें तो रैम के अंदर एक क्यू होती है, उसे हम कहते हैं रेडी क्यू, या इसको सीपीयू क्यू भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, अपनी अपनी बुक में अपनी अपनी टर्म्स को यूज कर लेते हैं। अब इनके दरमियान प्रोसेसेस को मूव करवाने के लिए हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से सीपीयू में, सीपीयू से फिर हार्ड डिस्क में, या सीपीयू से फिर रैम में, ये इसके दरमियान ट्रैवर्सल करवाने के लिए प्रोसेसेस को क्या करवाते हैं, यानी कि प्रोसेसेस को लेके आना और लेके जाने वाला काम कौन करता है, स्केड्यूलर्स करते हैं। स्केड्यूलर्स हमने देख लिया कि 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो 3 टाइप के स्केड्यूलर्स कहाँ कहाँ काम करते हैं अब हम वो देखने लगे। सबसे पहला काम तो यह है कि प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क से उठा के कहाँ पे लेके जाना है जी, रैम के अंदर। जो प्रोसेस जनरेट हुआ है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहता है, वो जनरेट होके किस में लग गया है, जॉब क्यू में। अब जॉब क्यू से इस प्रोसेस को उठा के लेके जाया जाएगा कहाँ पे, रैम में। तो ये काम जो स्केड्यूलर जो टाइप ऑफ स्केड्यूलर करेगा दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करेगा, आपके प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाएगा और कहाँ पे लेके जाएगा जी, रैम के अंदर। और ये प्रोसेस रैम के अंदर आके एक क्यू में लग जाएगा जिसे हम रेडी क्यू कहते हैं। ओके हो गया। अब अगला काम ये है कि इस प्रोसेस P1 को रैम की इस क्यू से उठा के हमने मूव करके लेके जाना है जी कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। तो ये काम आपके पास जो स्केड्यूलर करता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ओके हो गया। तो आगे अब काम ये है कि प्रोसेस सीपीयू तक पहुंच चुका है। सीपीयू अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जरूरी है कि जो प्रोसेस ऐसा इनफाइनाइट प्रोसेस तो होते ही नहीं है, अगर वो होते हैं तो वो या तो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं या हम उनसे बचते हैं कि सिस्टम में डेडलॉक ना आए। अब काम यह है कि एक प्रोसेस P1 है, सीपीयू के पास रहा, उसने कुछ टाइम यूटिलाइज किया, देन वो टर्मिनेट हो गया। अब उसने कोई डाटा, जहां से वो प्रोसेस जनरेट हुआ था वहां पे उसकी फाइलें हैं, वहां पे उसने कुछ डाटा मेमोरी के ऊपर सेव किया हुआ था। तो अब जरूरी है कि इस प्रोसेस को यहां से टर्मिनेट करके सीपीयू के बाद दोबारा से इसे क्या किया जाए, स्वैप आउट किया जाए। इसे कहते हैं कि प्रोसेस को मेमोरी से स्वैप आउट करना। एक बात ध्यान में रखें, जब भी मैं मेमोरी की बात करूंगा तो मेमोरी से मुराद क्या होगा, आपकी रैम होगी, क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज दोनों में फर्क होता है। मेमोरी आपकी जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है और जो स्टोरेज होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और वो परमानेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास अब देखें कि अगर प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो हमें ये भी हमारे पास जरूरी है कि हम उसे स्वैप आउट करें दोबारा मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज पर रखने के लिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी है कि सीपीयू के पास प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन उसको जरूरत पड़ गई किसी इनपुट आउटपुट रिसोर्स की। ये हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट है जी, ठीक है। तो वो इनपुट आउटपुट रिसोर्स यूज करने के लिए आया, लेकिन वो रिसोर्स फॉर एग्जांपल प्रिंटर था, वो उस वक्त फ्री नहीं था।
ठीक है, तो उसने क्या किया, वेट किया। तो यहाँ पे एक क्यू होती है जिसे हम कहते हैं जी कि ये वेटिंग क्यू है। ये बस है, जितना जिस तरह मैं लिख सकता हूँ लिख लें, मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करें। कि फिर इसको क्या किया, उसने वेटिंग क्यू में लगा दिया या डिवाइस क्यू में लगा दिया। यहाँ पे दो दो क्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं, वेटिंग हो सकती है और डिवाइस क्यू भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सिनेरियो हमारे पास यह है कि जब इसने इनपुट आउटपुट यूनिट को P1 ने यूज कर लिया, अब दोबारा क्या चाहिए, इसे सीपीयू चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो अब हमें दोबारा इसे रैम में क्या करना है, लोड करना है। तो दिस प्रोसेस इज स्वैप इन, कि अब हमें क्या करना है, इसे दोबारा मेमोरी के अंदर इन करना है। स्वैप इन और स्वैप आउट, ये दो ऑपरेशन हैं। ये हमारे पास कौन परफॉर्म करता है, ये हमारे पास शेड्यूलर की जो थर्ड टाइप जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, जिसे हम कहते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये काम ये शेड्यूलर करता है। तो हमने तीनों टाइप ऑफ शेड्यूलर्स को देख लिया और हमने इस चीज को भी काउंट डाउन कर लिया कि वो तीनों काम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शेड्यूलर्स की कहानी समझ में आ गई होगी। इन्हीं शेड्यूलर्स की मदद से हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करवाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पे एक चीज हमारे पास रहेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। डिस्पैचर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये डिस्पैचर सिर्फ वो कंपोनेंट है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2। अब P1 ने किसी आईओ रिसोर्स का वेट करना है, इसको सीपीयू नहीं चाहिए। तो क्या होगा, इस प्रोसेस से सीपीयू हमें लेना पड़ेगा और इस प्रोसेस को एलोकेट करना पड़ेगा, या यूं कह लें कि इसको इसको सीपीयू डी एलोकेट करना है, इसको प्रोसेस क्या करना है, एलोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये काम कौन करेगा, एलोकेशन और डी, सीपीयू एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। के प्रोसेस शेड्यूलर्स ने डिसाइड कर लिया है कि किस प्रोसेस को लेके आना है। शेड्यूलर बेसिकली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज करते हैं शेड्यूलर्स, कि किस प्रोसेस को उठाना है, कहां से उठाना है, कब उठाना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कौन, शेड्यूलर्स। क्योंकि शेड्यूलिंग के मेन कंपोनेंट ही हमारे पास शेड्यूलर्स हैं। डिस्पैचर सिर्फ ये काम करता है कि इस प्रोसेस से सीपीयू डिस्पैच करवाता है, उसके नाम से जाहिर है डिस्पैच करना। ठीक है, एक प्रोसेस से सीपीयू डी एलोकेट करता है और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल असाइन करता है, होल्ड असाइन करता है। इस कंपोनेंट को हमारे पास कहते हैं जी डिस्पैचर। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास नीचे जो डायग्राम हमने पढ़ी है उस डायग्राम को उसने कुछ यानी कि एक्सप्लेन किया है कि जी सबसे पहले न्यू जॉब होती है, इनपुट क्यू, इसको जॉब क्यू बोलते हैं या इनपुट क्यू भी कहते हैं। देन वो मेन मेमोरी में आता है, देन वो सीपीयू के पास जाता है, देन वो सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के बाद ये नहीं होगा, यहां से वो आएगा डिस्क में, या वो यहां से आएगा दोबारा आईओ यूनिट यहां पे लगा दें, और जो हमने डायग्राम की है वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया जी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब स्केड्यूलिंग होती है दो तरीके से। एक होती है हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। ये दो बेसिकली स्केड्यूलिंग के क्या हैं, डिसीजन हैं कि स्केड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव होनी चाहिए या नॉन प्रीएम्प्टिव होनी चाहिए। ये डिसीजन कौन करता है, ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट, स्केड्यूलर करता है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस किस्म का एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहा होता है, स्केड्यूलर उसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने डिसीजन को मेड करता है और अपना डिसीजन लेता है। ठीक है ना जी। तो हम इसको देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में डिफरेंस क्या होता है। सिंपली मैं इसका अगर आपको ओवरव्यू दे दूं तो ये यानी कि आपको सारी बातें खुद समझ आ जाएंगी। तो प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीयू एक प्रोसेस है आपके सिस्टम के अंदर P1, एक है प्रोसेस P2। अब मैं जितनी भी बातें करूंगा वो अकॉर्डिंग टू प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग करूंगा, और उसके बाद फिर हम नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की बात भी करेंगे।
फिलहाल मैं जितनी बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग ये कहती है कि अगर हमारे पास सीपीयू एक रिसोर्स है और मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास इस सीपीयू को कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टांस हमने क्या किया हुआ है, P1 को सीपीयू असाइन कर रखा है, लेकिन P1 अभी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था कि एक सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस इन हो गया जिसका नाम P2 है। अब ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज पर कि आप ज्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को पहले हैंडल करते हैं या आप जो है वो सबसे छोटे प्रोसेस को, यहाँ आपने एल्गोरिदम ये रखा हुआ कि जो सबसे छोटा प्रोसेस है उसको पहले सीपीयू देना है। तो ये डिपेंड करता है आपके एल्गोरिदम के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे जी कि हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है एंड देन हमारे पास सीपीयू। ये तो P1 प्रोसेस को सीपीयू असाइन था, सीपीयू एलोकेट था, वो काम कर रहा था, लेकिन एट द सम टाइम उसी टाइम सिस्टम में एक दूसरा प्रोसेस आ गया। अब आपका एल्गोरिदम आपको ये कह रहा था कि अगर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जो सीपीयू इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उस प्रोसेस से सिस्टम के अंदर कोई छोटा प्रोसेस आ जाए तो उस प्रोसेस को क्या करना है, पहले सीपीयू देना है। तो अब प्रोसेस P2 आया, फॉर एग्जांपल इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 9 सेकेंड, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो था 2 सेकेंड। तो आपने क्या किया, अब आपके लिए लाजमी हो गया, अब एल्गोरिदम ये बात डिसाइड कर चुका है कि मुझे सीपीयू पहले किसको देना है, P2 को। तो कैसे देंगे जी, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस P2 से सीपीयू डी एलोकेट करना पड़ेगा और प्रोसेस P1 को सीपीयू एलोकेट करना पड़ेगा। तो इस शेड्यूलिंग को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, कि जिस शेड्यूलिंग के अंदर हम अगर प्रोसेस को एक दफा सीपीयू असाइन कर दें और दोबारा उससे फोर्सली लेना चाहें तो हम उससे वापस ले सकते हैं। इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव केस। और नॉन प्रीएम्प्टिव केस बिल्कुल इसके वाइस वर्सा होता है कि अगर हम एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल P1 है, अगर उसको सीपीयू एक दफा असाइन कर दिया तो उस वक्त तक हम उससे सीपीयू नहीं ले सकते जब तक कि वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट ना कर ले। तो ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का लुबे लुबाब था। यहाँ पे क्या लिखा है जी कि सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजंस में टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग 4 सर्कमस्टांसेस। ये वो शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं कि जब हमारे पास शेड्यूलिंग होती है, पॉसिबल होती है। When a process switch from the running state to the waiting state, यानी कि जब प्रोसेस वेटिंग क्यू में जाता है तो फिर दोबारा उसे रैम में लाया जाता है, वो जो हमने डायग्राम बनाई थी, तो वहां पे हमें जरूरत होती है स्केड्यूलिंग की कि किस प्रोसेस को उठाएं और दोबारा मेमोरी में लेके आए। When a process switch from the running state to the ready state, for example when an interrupt occur, प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई एरर आ गया और वो दोबारा किसमें उसको उठा के फेंक दिया गया, मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी से दोबारा उसे सीपीयू चाहिए तो फिर वो शेड्यूलिंग क्यूज में रिजाइड करेगा और फिर दोबारा उसे किसी क्राइटेरिया के तहत सेलेक्ट करके सीपीयू के पास लाया जाएगा। When a process switch from the waiting state to a ready state, कि जब आपके पास जो प्रोसेसेस आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो वेटिंग क्यू में पड़े होते हैं और वेटिंग क्यू से दोबारा उन्हें रेडी क्यू तक ले जाना होता है, तो ये इस क्यू के अंदर भी हमारे पास शेड्यूलिंग परफॉर्म होती है। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट, जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो फिर भी शेड्यूलिंग की जरूरत होती है कि भाई इसको उठाओ और जाके उधर रखो, वो वाला जो काम हमने पढ़ा था मीडियम टर्म शेड्यूलर वाला। तो इस चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें। डिस्पैचर आपको मैंने बता दिया कि द मॉड्यूल दैट गिव द कंट्रोल ऑफ सीपीयू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शेड्यूलर, कि जिस प्रोसेस को शेड्यूलर को प्रोसेस को शेड्यूलर सेलेक्ट कर लेता है तो ये जो डिस्पैचर है ये उसको असाइन कर देता है। ठीक है जी। और इस फंक्शन को कि सीपीयू का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान फ्रीक्वेंटली मूव करना, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड, जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन न्यूली लोडेड मेमोरी। तो ये चीजें काम कौन करवाता है जी, ये आपका डिस्पैचर करवाता है। आगे डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिथम में फेवर वन क्लास ऑफ प्रोसेस अनदर। ये शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज है जी। सबसे पहले इवेंट अकर होता है, इंटरप्ट प्रोसेसिंग, जाहिर सी बात है जब कोई इवेंट अकर होता है तो जो प्रोसेसिंग हो रही होती है नॉर्मल प्रोसेसिंग वो इफेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद जनाब डिस्पैचर, डिस्पैच लेटेंसी एंड द रियल टाइम एग्जीक्यूशन एंड रिस्पांस टाइम, के कितने टाइम उस इवेंट को कब रिस्पांस हुआ,
जब रिस्पॉन्स हुआ तो फिर क्या हुआ, इंटरप्ट हुई आपकी एग्जीक्यूशन नॉर्मल। उसके बाद क्या है जी, डिस्पैच लेटेंसी, कि कितना टाइम लगा सीपीयू को इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने में, या इस प्रोसेस को एक मोड से दूसरे मोड में जाने में। तो दैट इज कॉल्ड द सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, जो उसने यहाँ पे दिए। यहाँ पे अब उसने हमें बताए हैं एम, क्राइटेरियाज ऑफ शेड्यूलिंग, कि हम करते क्यों हैं। वो वाली जो बात थी कि हमें जरूरत तो है, जरूरत क्या थी कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करने थे, लेकिन अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम करते ही क्यों हैं। ठीक है ना जी। तो क्यों करने वाले यानी कि सवालों के जवाब जो हैं वो यहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं, ताकि हम ये कहते हैं कि ऑलवेज सीपीयू के पास जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए और सीपीयू वुड बिजी 100% ऑफ द टाइम, सीपीयू को फ्री नहीं बैठना चाहिए। सेकंड क्या कहते हैं जी, हम थ्रूपुट मैक्सिमम हो, कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं थ्रूपुट, कि सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाए, कि अगर वो पहले 1 सेकंड में 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट करता था, अब उसे 1 सेकंड में 20 करने चाहिए, क्योंकि अब एक प्रोसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस डिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू कंप्लीट फॉर सबमिशन। टर्न अराउंड टाइम किसी प्रोसेस का क्या होता है जी, किसी के प्रोसेस के मेमोरी में इन होने से, एक प्रोसेस P1 सिस्टम में आया है, उसके सिस्टम में इन होने से लेकर, यानी कि रैम से फिर सीपीयू में फिर वेटिंग, सारा कुछ, सारा टाइम कैलकुलेट करने के बाद उसकी टर्मिनेशन तक जितना भी टाइम है उसे हम कहते हैं कि वो प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है। वेटिंग टाइम द सम ऑफ टाइम्स प्रोसेस स्पेंड इन रेडी क्यू वेटिंग देयर टर्न टू गन। वेटिंग टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जी प्रोसेस का, जो प्रोसेस किसी आईओ ऑपरेशन या आईओ रिसोर्स का वेट करने पे लगाता है। रिस्पॉन्स टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम्स इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, कि जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की और उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है, उतने टाइम जो उसने वेट किया रिक्वेस्ट और फर्स्ट रिस्पॉन्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ प्रोसेस। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जैसा कि हमने कहा था जी कि वो स्केड्यूलर्स अभी हम यानी कि पीछे बाहर डिस्कस करके आए हैं कि स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या, कि स्केड्यूलिंग जो स्केड्यूलर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके स्केड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं, और वो यानी कि जॉब क्यू से लेके आते हैं जी रेडी में, रेडी से लेके जाते हैं जी आपके पास कहाँ पे, आपके सीपीयू के पास, ठीक है। तो भाई किस प्रोसेस को जॉब क्यू से उठाना है, इट्स अ डिसीजन। शेड्यूलिंग इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इट्स अ डिसीजन कि किस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है। तो हर जगह पे शेड्यूलिंग के अंदर हमें क्या करने पड़ते हैं, डिसीजंस करना पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं जी, उसके लिए फिर हमारे पास ये होता है कि ये जो शेड्यूलर्स हैं ये एल्गोरिथम्स को यूज करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ये शेड्यूलिंग डिफरेंट प्रोसेस को चुनते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, उनका कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जिसके अंदर हमने ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं और हमने इनको कैसे, यानी कि इनकी वर्किंग क्या है। आपको हर एल्गोरिथम की थ्योरी, वर्किंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज सिखाई जाएगी, आपको कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि पकी पकाई खीर है, आपने सिर्फ खानी है, ठीक है जी। तो काइंडली इस चीज को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर देखें। तो लैब 1 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ शेड्यूलिंग कंप्लीट। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत हो गई है, तो मेरे ख्याल से इट्स टू मच। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट लैब में हम अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से स्टार्ट लेंगे अपने सिलेबस का। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट लैब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंटरेस्टिंग नॉलेज। अल्लाह हाफिज।